जय हिंद दोस्तों, टॉप लव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 10 से 11 लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने हैं। आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कि शॉक थेरेपी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। शॉक थेरेपी क्या थी, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुए, संक्षिप्त में समझाइए। ये हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है शॉक थेरेपी के बारे में। देखो, ये ऐसा कोई भी ईयर नहीं रहा जिसमें शॉक थेरेपी के बारे में ना पूछा गया हो। 2020, 23, 23, 24, 24, 24, तो ये 25, 26, 25 में नहीं है तो 100% है कि ये क्वेश्चन 26 में जरूर आएगा। तो आपको समझना है और लिखना है कि शॉक थेरेपी के बारे में। तो समझो, उत्तर में आपको डालकर लिखना है कि शॉक थेरेपी का अर्थ है, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है कि आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना। कम्युनिस्टिक शासन के खत्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता था। परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा है, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता है। इस प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्टिक शासन विद्यमान थी, पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्था कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल-पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। देखो समझो, इसे शॉक थेरेपी कैसे कहा जाता है, तो मैंने आपको एक बार बता दिया, पर इसको और अच्छे समझो कि शॉक थेरेपी क्या है। आघात या सदमा पहुंचाकर किसी को उपचार करना। देखो, जैसे चोरी छिपे आपको, जैसे आपकी मम्मी है, चोरी छुपे पापा से छुपाकर आपको 2, 4, 10 रुपए देती हैं, ठीक, इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये पापा है तुम्हारे, ठीक, ये मम्मी है, ये तुम हो, ठीक है। तो जो मम्मी है पापा से पैसे चुराकर आपको दें, ऐसे ही समझो कि मम्मी पापा से पैसे चुराकर आपको दे। तो ऐसे ही कि शॉक थेरेपी क्या है, आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। कम्युनिस्टिक शासन के खत्मे के बाद, देखो, कम्युनिस्टिक शासन के खत्म हो जाने के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो, रूस में ऐसा ही हुआ था कि आघात या सदमा पहुंचाकर उपचार किया जा रहा था, ठीक है। जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था कायम करना की कोशिश की जा रही थी। अभी तक रूस की कृषि भूमि थी और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था, जिसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता था। परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा है, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता है। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्टिक शासन या तानाशाही विद्यमान थी, पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। मतलब अब रूस में लोकतांत्रिक शासन कायम करना था। इसी प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बना। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में ये आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये समझो 2025 में नहीं पूछा गया, 2025 में नहीं पूछा गया तो 2026 में 101% आने के इसके चांस बनते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत तथा रूस के संबंधों की चर्चा कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, वैसे ये 2023 को छोड़कर सभी सेट में आया है। देखो, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है। देखो दोस्तों, 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2024 में है। ये भी 2025 में नहीं पूछा, तो अर्थात ये 2026 में इसके आने के 101% चांस बन जाते
है। तो हमें क्या समझना है, देखो इसमें एक क्वेश्चन पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत तथा रूस के संबंध क्या थे। ठीक है, तो हमें लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत तथा रूस के संबंध। तो पहले हम समझते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से थे। ठीक है, तो हम ये समझेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण देखो ऐसे हैं। पहला कारण है गोरबाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वे विफल रहे। ठीक है, गोरबाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वे विफल रहे। दूसरा पॉइंट है कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन होने लगा। तीसरा पॉइंट है पूर्वी यूरोप के लोगों को ये भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक और यहाँ तक कि राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रही जनता का मनोबल बढ़ाया। सेकेंड पॉइंट हमारा, इसके नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारा, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया। और लास्ट पॉइंट हमारा कि भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद में देश बहुत पीछे रह गया। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, तो इनको एक बार और अच्छे से हम समझते हैं। देखो कई कारण हैं, जिनमें से पहला गोरबाचेव की नीति साम्यवाद थी। कैसी थी? साम्यवादी थी, जो कुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वो विफल रहे, मतलब वो नौकरशाहों को सुधार नहीं पाए। ठीक है। दूसरा, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकार का पतन होने लगा था। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारों का पतन होने लगा था। तीसरा पॉइंट है पूर्वी यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि उन्हें पूर्वी यूरोप से जो लोग थे उनको आशा था कि पश्चिमी राष्ट्र के आर्थिक और राजनीतिक समर्थन करेंगे, जो वहाँ के लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से उनका मनोबल बढ़ने लगा था। और गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया था, और भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद में जो देश था वो बहुत पीछे रह गया था। ठीक है, ये था सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब हमें समझना है सोवियत संघ के बाद भारत और रूस में संबंध क्या थे। आप समझो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस में संबंध क्या थे। तो देखो समझो, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने ये विश्वास दिलाया था, आश्वास दिया कि रूस भारत की रक्षा के साथ जरूरतों को भी पूरा करेगा। जो रूस है वो भारत की रक्षा के साथ में जरूरतों को भी पूरा करेगा। दूसरा पॉइंट है कि जून 1994 में भारत और रूस के बीच 9 समझौते हुए थे। कितने हुए थे? 9 समझौते हुए थे, जो विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष की खोज से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत को अत्यंत आधुनिक विमान सुखोई 30 देने का निर्णय किया था। नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस की यात्रा की। यात्रा के अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। दोनों देश आतंकवाद से जूझने के लिए सामरिक सहयोग समझौता के बारे में सहमत हो गए। फलस्वरूप भारत और रूस दोनों मिलकर इस तरह के कमांडो दस्ते तैयार करेंगे जो किसी भी तरह की आतंकवादी वारदातों से निपटा सकें। ठीक है, तो इसको एक बार हम अच्छे समझते हैं। ये तो मैंने आपको एक बार पढ़कर बता दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या क्या आपको समझना है। ये समझो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ जब टूट गया था, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति कौन? रूस के राष्ट्रपति, नाम याद रखना, बोरिस राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने ये विश्वास दिलाया था, मतलब ये विश्वास दिलाया था कि रूस देश है जो भारत की रक्षा के साथ साथ जरूरतों को भी पूरा करेगा। रूस था विघटन के बाद भारत की रक्षा के साथ साथ जरूरतों को भी पूरा करेगा, ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने। इसके बाद समझो कि जून 1994 में भारत और रूस के बीच 9 समझौते हुए थे। कितने? 9 समझौते हुए थे, जो विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष की खोज से संबंधित थे।
कितने 1994 में भारत और रूस के बीच में 9 समझौते हुए थे जो विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष की खोज से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत को अत्यंत आधुनिक विमान सुखोई 30 देने का निर्णय लिया था। इसके बाद समझो कि नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस की यात्रा की थी। अब देखो, रूस की यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी ने कब की थी? तो 2001 में की थी। जब यात्रा की तो यात्रा के अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। दोनों देशों ने मिलकर एक आतंकवाद के खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद समझो कि दोनों देश आतंकवाद से जूझने के लिए सामरिक सहयोग समझौते के बारे में सहमत हो गए थे। ठीक है, फलस्वरूप भारत और रूस दोनों ने मिलकर कमांडो दस्ते तैयार करेंगे जो किसी भी तरह के आतंकवादी वारदातों से निपट सकते हैं। ये था सोवियत संघ के भारत और रूस के संबंध, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध। अब हम समझेंगे इसके आगे के पॉइंट, क्या इसके आगे के भी बहुत सारे पॉइंट उनको भी हमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट समझो कि दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष अभियान का रास्ता साफ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत रूस से स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकेगा। ठीक है, दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष अभियान का रास्ता जो था वो साफ हो गया था। इसके अतिरिक्त भारत रूस से स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रूस के साथ भारत की मित्रता जारी है। रूस के साथ भारत की मित्रता जारी है। वर्ष 2008 को भारत ने रूस के वर्ष, ये बात याद रखना, ईयर ऑफ रसिया के रूप में मनाया। ठीक, अर्थात बर्थडे मनाया था। ठीक है, कि रूस के साथ भारत की मित्रता जारी है। वर्ष 2008 को भारत ने रूस के वर्ष ईयर ऑफ रसिया के रूप में मनाया और 2009 को रूस ने भारत के वर्ष अर्थात ईयर ऑफ इंडिया के रूप में मनाया था। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि 2010 में रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भारत की यात्रा की। 2010 में रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भारत की यात्रा की। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और रूस दोनों ने मिलकर पांचवी जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई। इसके बाद समझो कि मई 2012 में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बने। 2012 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच नए सुखोई 30 लड़ाकू विमान और V-5 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के बारे में समझौते हुए और भारत के साथ रूस के संबंध हमेशा अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। ये थे हमारे सोवियत संघ के बाद विघटन के पश्चात भारत और रूस के संबंध। इतने सारे पॉइंट थे, इनमें से आप 7-8 पॉइंट याद रख लेना और बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इनमें से 6-7 पॉइंट लिख देना, जिसमें से एग्जाम आपको फुल मार्क्स देगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उसके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में, दीर्घोत्तरी में, MCQ में सगले पूछा जाता है, तो आपको आसियान समुदाय के बारे में पढ़कर जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उसके उद्देश्यों के बारे में बताइए। ये 2020, 23 और 25 में पूछा गया है। आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। कितने मुख्य स्तंभ हैं? 3 मुख्य स्तंभ हैं, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान के कितने स्तंभ में? मुख्य 3 स्तंभ में। कौन कौन से? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। हम पॉइंट के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय। ये समुदाय आसियान देश के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। आसियान सुरक्षा समुदाय है जो, ये समुदाय आसियान देश के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पाद आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देश का साझा बाजार और उत्पाद आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट है कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये समुदाय आसियान देश के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। ये था हमारा आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना और लिख लेना कॉपी में। इसे 2 से 3 बार समझना, समझ में आ जाएगा, अर्थात पढ़ना आप यार, समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे चौथा
क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। ये 2022-25 में पूछा गया, कब 2022 और 25 में पूछा गया कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। तो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीतिक में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ है जो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक तथा कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के दावे के लिए कोई दो तर्क दीजिए। अर्थात भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के दावे के कोई दो तर्क देना है कि मतलब जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के दो तर्क देना है भारत के, ठीक है। तो वो समझ लें, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 21, 23, 24 के 3 सेट में पूछा गया था, लगातार 3 सेट में ये पूछा गया था। क्योंकि आपके पास पुराने पेपर हो तो उनमें से आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। पहला पॉइंट समझो कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। दूसरा पॉइंट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। देखो इस क्वेश्चन को समझो एक बार और कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई दो तर्क देना है। तो पहला तर्क है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सुरक्षा सदस्य की स्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए कि क्योंकि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए और भारत में कुल जनसंख्या 1/5 भाग निवास करती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। ये दो कारण है जिनमें से भारत को स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है कि सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के भंग होने का भय हो। जो सुरक्षा परिषद है वो किसी ऐसे मामले पर ऐसा भी मामला हो जिसमें शांति सुरक्षा के भंग होने का डर हो, उसमें सुरक्षा परिषद तुरंत मामले में विचार कर सकती है। दूसरा पॉइंट समझो कि सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों को विषय में कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद जो है वो आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावना और शांति भंग के किए जाने के कार्यों के विषय में कार्रवाई कर सकती है। तीसरा पॉइंट समझो कि सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा पॉइंट है चार्टर्ड के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। देखो चार्टर्ड के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। पांचवा पॉइंट समझो कि चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य बन सकते हैं। चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकती है। नेक्स्ट और 6वां पॉइंट हमारा कि सुरक्षा परिषद चार्टर्ड के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षा परिषद चार्टर्ड के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थे सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। तो ये 7 से 8 पॉइंट
थे जिन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है, ये भी देखो 22, 23, 24, 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कारण निम्न है। पहला कारण है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु जल चक्र असंतुलित हो रहा है तथा जैव विविधता समाप्त हो रही है। देखो वनों की अंधाधुंध कटाई से बहुत सारी हानियां हैं। देखो अचानक बाढ़ आ जाना, अधिक गर्मी पड़ना, ये सब वनों की कटाई से होता है। अच्छी ऑक्सीजन न मिलना, बीमारी रहना। तो दक्षिणी गोलार्ध में, किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु जल चक्र असंतुलित हो रहा है तथा जैव विविधता भी समाप्त हो रही है। दूसरा पॉइंट हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत के छेड़ होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत के छेड़ होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। यह था हमारा वैश्विक राजनीति पर्यावरण पर चिंता के आवश्यक दो थे, वनों के अंधाधुंध कटाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि किसी वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश के साथ निर्बाध रूप से आदान प्रदान। वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन निर्बाध रूप से होता है। एक सर्वसहमत अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित किए नियमों का पालन करना होता है। देखो वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि किसी वस्तु, सेवा, पूंजी तथा वैद्युत संपदा का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध का मतलब होता है बिना रोक टोक के आदान प्रदान किया जाए। वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन निर्बाध बिना रोके टोके रूप से होता है, जो एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम समझते हैं आगे के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि साझी संप्रदा संशोधनों से आप क्या समझते हैं। यह साझी संप्रदा संशोधनों का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन है हमारा कि साझी का मतलब क्या है, साझा। साझी संप्रदा संशोधनों से आप क्या समझते हैं। 22, 23, 24, 23, 25 में क्वेश्चन पूछा गया। यह हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो समझो कि विश्व की साझी विरासत। क्या साझी विरासत, जो साझी विरासत का अर्थ है, विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संप्रदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। एक बार यहाँ तक और समझो कि विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संप्रदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकासशील देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। देखो साझी संप्रदा में आप समझ गए होंगे कि साझी संप्रदा का विरासत अर्थ है, साझी संप्रदा का जो अर्थ है उसे समझो कि ये एक कोई ऐसी वस्तु, अर्थात मान लो कोई एक ऐसी वस्तु जिस पर आपका हक नहीं है, आपके देश का हक नहीं है, आपके घर परिवार का हक नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का हक है। जल से कि जल पर किसी का हक नहीं है, पानी पर किसी का हक नहीं है। हर एक जीव के लिए पानी पर बराबर हक है। देखो वो चाहे मछली हो, मछली पानी के अंदर जीवित रहती है, पर इंसान जीवित नहीं रह सकता। पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा। वैसे पानी के बाहर मछली जिंदा नहीं रह सकती और इंसान जिंदा रहता है। तो जो पानी है, मान लो ये एक ऐसी वस्तु है जिस पर किसी का हक नहीं है। इसमें विश्व का हक है, विश्व के हर एक व्यक्ति का हक है। वैसे ही है
विश्व की साझी संप्रदा कि ऐसी संप्रदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न होकर बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकासशील देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे वायु हो जाती है, वायु किसी के घर की नहीं है, सभी के लिए बराबर है, एक समान है, ठीक है, अर्थात हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट समझो कि पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या 1992 में पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, संक्षिप्त में लिखिए। देखो, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया था, पहली बात तो ये समझ लो आप, ठीक है, कि पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी 2020 और 21 में पूछा गया है, तो इसके आने के चांस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो समझो कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ये ध्यान देना कि पृथ्वी सम्मेलन के स्थान पर रियो सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता था। ये बात भी ध्यान देना कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को पृथ्वी या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण और विकास इस सम्मेलन में विचार विमर्श का प्रमुख विषय होता है। पर्यावरण और विकास इस सम्मेलन में विचार विमर्श का प्रमुख विषय होता है। सम्मेलन में 170 देशों और सैकड़ों अनौपचारिक एवं गैर सरकारी संगठनों ने भागीदारी रही है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, बस आपको यही लिखना है। पृथ्वी सम्मेलन को याद रखना है, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो शहर में। इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें पर्यावरण विकास इसका मुख्य विषय होता है। विचार विमर्श के लिए इसमें 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था। सैकड़ों अनौपचारिक और गैर संगठनों ने इसमें भागीदारी ली थी, अर्थात साझेदारी ली थी। ये थे 10 क्वेश्चन। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, उसे भी समझ लेते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। मैंने आपसे कहा था 10 या 11 क्वेश्चन समझने वाले, जिनमें से लास्ट क्वेश्चन है 11वां कि द्विध्रुवता विश्व के पतन के से आप क्या समझते हैं। देखो, द्विध्रुवता विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। आपसे द्विध्रुवता के बारे में भी पूछ सकता है, तो हम इसके पतन के कारण समझेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे प्रश्न समझेंगे, ठीक है। तो द्विध्रुवता विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान, क्या सबसे मेन पॉइंट केवल आपसे शीत युद्ध के बारे में पूछ सकता है कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, अर्थात टूट गया था। शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक गुट था अमेरिका का, दूसरा गुट था सोवियत संघ का। दूसरा गुट कौन सा था, सोवियत संघ का। इसलिए विश्व को द्विध्रुवता कहा जाने लगा। देखो, मान लो कि देखो, जैसे एक बॉल होती है, गेंद क्या होती है, गेंद होती है। वैसे मान लो पूरी दुनिया थी, गेंद मतलब फट गई, अर्थात टूट गई। एक को कहने लगे अमेरिका, क्या कहने लगे, अमेरिका। क्या कहने लगे, अमेरिका। दूसरे को कहने लगे सोवियत संघ, क्या कहने लगे, सोवियत संघ। क्या कहने लगे, सोवियत संघ। ये 2 भागों में टूट गया। इसको को विश्व की द्विध्रुवता कहने लगे, क्योंकि ये 2 बहुत बड़ी शक्तियां थी, ठीक है, अपने में बहुत बड़ी शक्तियां थी। ये बात समझ में आ गई कि ये मान लो कोई गेंद है, गेंद मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब इसमें जनसंख्या निवास करती है। ये 2 भागों में टूट जाती है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ में। कब टूटी थी, शीत युद्ध के दौरान, ठीक है। संपूर्ण विश्व के 2 गुट हो गए थे, एक अमेरिका गुट और सोवियत संघ हो गए थे। और इसलिए देखो, अब इसके बाद समझो कि सोवियत संघ के भी जो थे, सोवियत संघ भी टूटने लगा था, जिसके कारण इसे विश्व द्विध्रुवता का पतन का कारण हो गया था। जब सोवियत संघ टूटने लगा तो एक ध्रुवीय बचा, एक शक्ति बची, इस द्विध्रुवता का पतन का कारण कहा जाने लगा। तो इसे समझो, देखो कि शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व में 2 गुटों में बांटा गया था। एक गुट था अमेरिका का, किसका, एक गुट था अमेरिका का, दूसरा गुट था सोवियत संघ का। इसलिए विश्व को द्विध्रुवता कहा जाता है। परंतु 1991 में, कब, 1991 में सोवियत संघ का विघटन का मतलब होता है टूटना, टूट जाता है, विघटन हो जाता है। विश्व में एक ध्रुवी समाप्त हो जाता है, मतलब एक ध्रुवता समाप्त हो जाती है और एक ध्रुवता बचता है। इसी को द्विध्रुवता विश्व का पतन कहते हैं। ये थे हमारे 11 क्वेश्चन। यहाँ पर होते हैं 11 क्वेश्चन हमारे समाप्त। हमने कितने क्वेश्चन पढ़े, 11 क्वेश्चन पढ़े। 11 में से आपके 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया। ये बोर्ड एग्जाम में इनके आने के चांस बनते हैं, तो इनको अच्छे से नोट्स बनाना, इनको पढ़ना, याद करना। या 30 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको यदि आपके 29 नंबर भी आ गए ना, तो आपके 100 का सपना टूट जाएगा। देखो,
हमें 100 में 100 लाना है, कितना 100 में 100, हमें 99 नहीं लाना। 99 को कोई याद नहीं रखता, ये बात ध्यान देना। देखो मात्र 1% ही लोगों को याद रखा जाता है। किसी आपके 99 नंबर आएंगे ना, और आपके दोस्त के 100 में 100 नंबर आएंगे, आपके 99 नंबर मात्र नहीं देंगे, उसके 100 नंबर गिने जाएंगे। 100। तो ये समझो, आपके ये प्रश्न को समझो, इसके मैं आगे और प्रश्न लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।